तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब खैरियत से हैं और आने वाले वक्तों में भी खैर खैरियत से गुजरें। आज फेयरवेल मना लें अपनी ऑनलाइन क्लास की हैं। माशाल्लाह से इस वक्त बच्चे 11 एक और एक 11 मौजूद हैं। अल्लाह करे कि और भी आ जाएं और माशाल्लाह से आपकी जो हमारी कल की डिस्कशन थी वो हमने कल डिजीज देखी थी दो। ठीक है। और वो थी यूनिफैक्टोरियल। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आप पहले पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर्स में, और मल्टी फैक्टोरियल भी पढ़ चुके थे। और यूनिफैक्टोरियल डिजीज आपसे यहाँ डिस्कस की गई थी। और इसका जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जब करेंगे तो आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया जाता है। पहले हम मेरे ख्याल से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लें, बल्कि पहले क्वेश्चन लिख लें। बच्चे मेरे ख्याल से भी मौजूद नहीं है जब तक। क्वेश्चन अभी आया होगा कुछ साल पहले, एक आध साल पहले आया है। ठीक है। तो इस चैप्टर में से लास्ट ईयर इन 2019 में से आपको रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के स्टेप्स विद डिटेल पूछे थे डायग्राम के साथ। और 2018 में 218 2018 में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा। मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें, लिख लें, और बुक में अपने पेज नंबर पर यकीनन वो भी बता दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 215 जो है वो पेज पर आप इसको लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, 2018 में आया है। और पूछा गया था आपसे जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिफैक्टोरियल एंड मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिफैक्टोरियल एंड मल्टीफैक्टोरियल defects. Write the treatment of SCID and cystic fibrosis. Write the treatment of SCID, capital में SCID, and cystic fibrosis by gene therapy. ठीक है जी, हो गया नोट? कोई टेंशन तो नहीं है? Write the difference between uni and multi factorial defects. ठीक है। देन कंटिन्यू है, राइट द ट्रीटमेंट of SCID and cystic fibrosis by gene therapy. ठीक है जी, ये मैं इसलिए दोबारा रिपीट किया कि मैंने ये आपको लिख भी दिया है और ये आपके पास क्वेश्चन
पहुंच भी गया। ठीक है, पहुंच गया ना, बस आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। वो बच्चे बाहर डेफिनेटली कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने राइट कर दिया। चलिए जी, अब करते हैं जी डायग्नोसिस कैसे किया जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी इन बीमारियों को जो जीन से रिलेटेड हैं उनको हम मालूमात हासिल कर सकते हैं बाय द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड डीएनए प्रॉप। ये डीएनए प्रॉप कॉपी होती है डीएनए की, जो कि उस बीमारी से हमें मालूम है, ठीक है, उस बीमारी में कौन सा जीन डिफेक्ट है, उसका डीएनए कैसा है, उसकी कॉपी हमने निकाल ली, बना ली। होता है ना, आपको दो तस्वीरें मैच करनी है तो दो तस्वीरें मैच करने के लिए एक तो अवेलेबल होनी चाहिए, तभी दूसरे के साथ मैच करेंगे। तो ये प्रॉप भी दरअसल डीएनए ऐसा ही होता है। पीसीआर एक रिएक्शन है जो हमारी उस डीएनए की चेन को बताता है, दिखाता है। तो इसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे आजकल होता है ना, हसनैन ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बेटा देर हो गई क्या? चलो कोई बात नहीं, दो लाइनें पढ़ना है भी है। तो जिस तरह आजकल हमारे टेस्ट होते हैं ना, ये कोविड वगैरह के, तो कोविड में भी हम अपने, या कोई भी वायरल अगर डिजीज हो तो उसमें हम उसकी पीसीआर करते हैं, उसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू उसकी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को मैच करवाते हैं। जैसे डेंगू का होता है, हमारे कोविड का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उस बनने वाले एम्ब्रियो या प्रोड्यूस होने वाले इन्फेंट का कोई भी सैंपल ले लेते हैं और फिर उसको चेन रिएक्शन से या पॉलीमरेज करवाकर पीसीआर करके, या फिर डीएनए प्रॉप, जो भी हमें आइडिया होता है कि यार इसको ये सिस्टिक फिब्रोसिस है या सीआईडी है या डाउन सिंड्रोम हो सकता है, तो उसी के प्रॉप से हम मैच करवाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी मोर देन 200 जेनेटिक डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड। 200 के करीब जीनियाती बीमारियां अब तक हम मालूमात उनकी हासिल करने के काबिल हो चुके हैं। हम इन बीमारियों का पता चला सकते हैं, पहले और बाद में, दोनों जगह, पहले भी कर सकते हैं। डिजीज का कैसे पता चलेगा? डिजीज का बेटा पता चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? डिजीज किससे हो रही है? जीन से। तो जीन का पता करना है ना हमने। तो बीमारी हो रही है किसी जीन के डिफेक्ट से, तो हम उस जीन के डिफेक्ट को देखेंगे ना, डीएनए में ढूंढेंगे। जब हमें वो जीन, डिफेक्टेड जीन मिल जाएगा, तो हम कहेंगे जी ये तो बीमारी है डाउन सिंड्रोम की। क्रोमोसोम अगर मिल गया तो वो तो डाउन सिंड्रोम आ गया। और अगर हमारी डिफेक्टिव जीन कोई आ गया जिस बीमारी से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे जी ये इस बंदे में ये बीमारी है। जैसे भी हमने हंसटन डिजीज लगा जी, 35-40 साल तक वो बीमारी होगी नहीं। अब हम 20 साल के बच्चे का, किसी का एक पीसीआर करके देखते हैं हंसटन के लिए, उसकी जो जीन है फोर्थ क्रोमोसोम पर जो मौजूद थी डिफेक्टिव, उसकी तलाश करते हैं, और अगर वो मिल गई तो हम कहेंगे जी इसमें हंसटन डिजीज है। 35-40 साल के बाद वो एक्टिवेट होगी और ये मसला हो जाएगा इसको। ठीक है। तरीका ये है कि बाय द यूज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस एनी एबनॉर्मल अलील इन द सैंपल ऑफ डीएनए कैन बी आइडेंटिफाइड। तो हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का लफ्ज़ है, आपको यकीनन आता होगा। और आजकल की गाड़ियों के मुताबिक भी आपको पता, हाइब्रिड गाड़ियाँ दो तरह के करेक्टर्स के साथ में। तो हम भी असल में कंपैरेटिव करते हैं एबनॉर्मल जीन को, एबनॉर्मल अलील को, जो भी हमने सैंपल लिया है, कलेक्ट किया है, जिसका भी हम चेकअप करना चाहते हैं, अपने डीएनए, मसलन जो हमारे पास डिफेक्टेड डीएनए की डाटा है उससे कंपेयर करना।
कि ऐसे नहीं आप बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा ये ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस। तो आपको कंपेयर करना पड़ता है, वो आसान है, जल्दी हो जाता है, बनिस्बत इसके कि हम पूरा काम दोबारा से करें, उस बंदे का पूरा अलील खोलें और उसकी जीन को तलाश करें। उससे बेहतर पीसीआर है शॉर्ट में कंपैरेटिवली। ठीक है। अब जीन थेरेपी, किसी में जीन आ गया हाथ में हमारे, मिसाल के तौर पे हम दो बीमारियों का सवाल आपको दिया हुआ है और दो ही का इलाज यहाँ दिखाया है आपको बुक में भी, SCID का और हमारे सिस्टिक फिब्रोसिस का। अब सपोज हमें सिस्टिक फिब्रोसिस या SCID का इलाज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल जीन इज प्लेस्ड ऑफ किसके? डिफेक्टिव जीन। भाई ये डिफेक्टिव जीन ही तो बीमारी पैदा कर रहा है ना, इसको हटाना है, इसकी जगह पे क्या डालना? नॉर्मल जीन डालना। किसमें? इन पेशेंट बॉडी, जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी में। दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। समझ में आ गई बात? अब ये काम दो तरह से मुमकिन है। एक तो नॉर्मल जीन उस वक्त आप ऐड कर सकते हैं जब जाइगोट हो, या अभी जो फॉर्मेशन हो रही है एम्ब्रियो की वो अभी इनिशियल स्टेज पर हो, या फिर एनिमल या ह्यूमन प्रोड्यूस हो चुका है, पैदा हो चुका है, अब उसकी बॉडी में से जो कॉम्प्लेक्स बॉडी बन चुकी है उसमें से हम जीन रिप्लेस करना चाहते हैं। तो पहला वाला काम थोड़ा आसान होता है, कम सेल हैं, सिंपल सेल हैं, वहां पर हम कर सकते हैं। दूसरा काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भी होता है। या जीन थेरेपी की हम एक और डेफिनेशन में, अ टेक्निक इन विच अ डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड बाय हेल्दी एंड डोमिनेंट जीन इन पेशेंट बॉडी इज कॉल्ड जीन थेरेपी। वर्ड आपने बदल दें, नई डेफिनेशन बना दें उसको, बात वही है ना, बस डिफेक्टिव जीन हमने पहले कह दिया। तो अब सेकंड ईयर में आप लोगों को माशाल्लाह से इतना लिखना आना चाहिए कि आप अपने वर्ड्स को अच्छा बनाएं। डेफिनेशन की कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपने कहा कि जी बुक की जो डेफिनेशन है वही मुझे लिखनी है, ऐसी कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बस आसान अच्छे अल्फाज के साथ आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई भी हो, सिवाय कुरानी आयात और अहादीस, क्योंकि वो या कोई थ्योरी, वो वर्ड्स लिखे हुए हैं जिससे स्पेसिफिक हो। अच्छा जी, पहली थेरेपी देखते हैं। द फर्स्ट जीन थेरेपी डन इन 1990s, 4-year-old girl suffering from SCID, severe combined immunodeficiency disease। यहाँ पर एक सवाल और लिख लीजिएगा, मिलेगा आपको 5 ईयर में कहीं ना कहीं, इसी तो कौन सा पेज नंबर 215 या क्या था आपका बुक में भी बता रहा हूँ, उसी जगह पर लिख लीजिएगा 215, जहाँ ये भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखा ना। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, जाता भी है, राइट द डिफरेंस बिटवीन AIDS and SCID। Write the difference between AIDS, AIDS, and SCID। ठीक है, डिफरेंस अभी बना लेते हैं और आप खुद भी बना लेंगे, मैं बता देता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। पहले हम SCID को समझ लें, तो फिर इससे कंपेयर कर लीजिएगा, एड्स का कंपैरेटिव हो जाएगा, और एड्स तो आपको मालूम ही, यहाँ भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में तो बहुत डिटेल के साथ पढ़ा आपने। SCID is characterized by a very poor immune system। SCID एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा बंदा या कोई भी शख्स, जैसे अब ये सबसे पहली जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था जीन थेरेपी का, बच्ची 4 साल की, इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी?
These children lack an enzyme, adenosine deaminase. कौन सा एंजाइम नहीं बना रहा है? एडिनोसिन डी अमाइनेज, एडीए, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में एडीए, दैट इज इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ टी एंड बी सेल। क्या करते थे जी ये एंजाइम हमारे टी सेल को और बी सेल को मैच्योर करते हैं। इसका मतलब है कि इस बच्ची में या कोई भी जो भी सफरिंग है इस डिजीज से, उसमें इम्यून सिस्टम बहुत पुअर है और वहां पर एडीए नहीं बन रहा, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम नहीं बन रहा, तो उसके टी सेल और बी सेल क्या होंगे? इमेच्योर ही मर जाएंगे। इमेच्योर ही मर जाएंगे तो वो कैसे मारेंगे वायरस को या बैक्टीरिया को जो उनमें अटैक कर रहा है? तो इनको छोटे मोटे बड़े कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं इन पेशेंट्स को जो SCID वाले हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बड़ा ही कमजोर है। अब इसकी हम जीन थेरेपी करेंगे। तो पहले हमारे पास जीन थेरेपी के कुछ दो तरीके हमने आपसे कहा था। सोमैटिक जीन थेरेपी, अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं फंक्शनल और हेल्दी जीन इनटू द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। सोमैटिक सेल्स कौन से हैं जी? अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल। तो एक बड़ा काम करना पड़ेगा आपको, तो इसे हम कहते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी। ये भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये भी होता है, ये भी करते हैं हम। सिस्टिक फिब्रोसिस में हम यही करेंगे। लेकिन दूसरा रिप्रोडक्टिव जीन थेरेपी, द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन इनटू द जर्म सेल्स और जाइगोट टू करेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट इन द ऑफस्प्रिंग। तो हमने क्या कर दिया? हमने जाइगोट में ही या फिर जर्म सेल्स के अंदर यानी ओवा में है या स्पर्म में, अगर मेल में है प्रॉब्लम उसके जीन में, तो हमने उसके स्पर्म में ही जीन थेरेपी कर दी, तो उसके क्रोमोसोम को सेट कर दिया। या उसके ओवा में अगर फीमेल में थी डिफेक्ट तो उसको ठीक कर दिया। अब जो जाइगोट बनेगा वो नॉर्मल हो जाएगा, बीमारी नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा है तो प्रोसीजर एक अलग इसकी डायमेंशन है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे परमानेंट न्यू बॉर्न बेबी जो है वो परमानेंटली नॉर्मल पैदा हो रहा है, उसे कोई मसले मसाइल नहीं। जबकि जो पैदा होने के बाद हम जब उसकी जीन थेरेपी करते हैं सोमैटिक टिश्यूज के थ्रू, तो वो फिर हमारे लिए कंटिन्यूसली या फिर एक लॉन्ग टर्म कोई उसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, और उसमें फिर 10% चांस होता है कि वो कंप्लीट ना हो पाए, यानी कि वो ट्रीटमेंट उसका बेकार है। लेकिन ज़्यादातर ये ट्रीटमेंट अब कामयाब है, बहुत टेक्निक आगे जा चुकी है। ठीक है जी। अब आ जाए जी कि हम ये जीन थेरेपी करें कैसे। मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रोसेस हम देखते हैं, पहला जो एक्स वीवो जीन थेरेपी, हमारी बुक में नहीं है शायद ये लफ्ज़, लेकिन हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ जीन इनटू द पेशेंट्स cells outside the body is called ex vivo gene therapy। जीन थेरेपी में हमने क्या किया? दो बुनियादी तरीके अपना, या तो जाइगोट को कर दें या हम बॉडी को करें। बॉडी में हम बात करते हैं तो दो तरह की है। एक वो जिसमें हम जीन पेशेंट की बॉडी के आउटसाइड उसका सेल लेकर उसमें ऑल्टर करें और फिर सेल को इंट्रोड्यूस कर दें उसकी बॉडी में, तो उसको कहा जाता है एक्स वीवो जीन थेरेपी। ठीक है। इसमें हम वही तरीका अपनाते हैं, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाला। इन दिस मेथड नॉर्मल जीन इज आइसोलेटेड एंड क्लोन्ड, जीन इज इंसर्ट इनटू रिट्रोवायरस वेक्टर।
और उसे फिर दोबारा पुट कर देते हैं इनटू द बॉडी, जो भी उसका पेशेंट है, लाइक SCID। बोन मैरो सेल्स आर टेकिंग फ्रॉम द पेशेंट विद जेनेटिक डिफेक्ट। अब ये देखें हमने क्या किया, अब ये हमारा SCID वाला पेशेंट है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो 4 साल की लड़की जिसकी हम बात कर रहे हैं, SCID। तो हमने इसकी बोन मैरो के टिश्यूज लिए, हार्वेस्ट यानी कल्चर किया उसको, और वायरस ऑल्टर करवा कर, ये वो वाला वायरस नहीं कि हमारे सेलों को नुकसान करे, इसको क्या किया हमने, इसमें हमने ओरिजिनल और असली जीन इंटर करवाया। अ जीन इज इंसर्ट इनटू वायरस। कौन सा वाला जीन जी? ये वो जीन है जो ADA बना सकता, ADA। ADA कौन? एडेनोसिन डीएमाइलेज। ये सेल कौन से हैं? ये सेल वो हैं जो ADA फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये SCID के पेशेंट के, ऐसा ही है। ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये मैंने टिक कर दिया। समझ में आ रही है भाई? ना समझ में आया तो बोले, वैसे बोला है किसी ने कुछ। रिट्रोवायरस, अरे मेरा बच्चा कितना दूर से बात पूछ। रिट्रोवायरस बेटा ये सामने बना हुआ है, कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस है ना, बड़ा काम का है ये। बैक्टीरिया को तो मारता ही, हमारे बड़े काम आता है। ये पूरी फैमिली है रिट्रोवायरस, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये जीन हमने कहाँ से लिया भाई? जो नॉर्मल है वो कहाँ से लेंगे? नॉर्मल बंदे से निकाल लेंगे, कौन सा इतनी बड़ी मसला। मेरे से निकाल लें, आपसे निकाल लें, एक खून का 2 कतरे तो देने, या बोन मैरो से निकालना है, बोन मैरो निकाल देंगे जरा सा पिक करके, 2-4 ड्रॉप बोन मैरो निकाल ली, उसमें से हमने जीन एक्सट्रैक्ट कर लिया। कौन सा वाला? जो ADA फॉर्म करना जानता है या ADA बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देता। हमने कल बात की थी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एक जीन एक एंजाइम को बनाने की सलाहियत रखता है। तो ये जीन जो डिफेक्ट था वो ADA बनाने वाला था, तो खराब था, तो हमने नॉर्मल वाले से लिया और उसको उठाकर अपने रेट्रोवायरस में कंबाइन करवा दिया उसके DNA के साथ। अब हमने ये जो बोन मैरो सेल लिए, इन पे वायरस को अटैक करवा दिया। ऑल्टर वायरस मिक्स्ड विद पेशेंट सेल। वायरस को कौन सी टेंशन है, वायरस को तो सेल चाहिए ना भाई। वायरस को ये थोड़ी पता है कि बोन मैरो का है या कौन सा है या कौन सा है, उसे तो सेल चाहिए। उसने उठाकर उसमें अपना DNA इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो सेल बना नया, ये क्या हो गया? ऑल्टर हो गया। और ऑल्टर करके जब आप एनिमल या प्लांट बनाते थे क्या कहते थे उसको? ट्रांसजेनिक। तो ये सेल कैसा हो गया? ट्रांसजेनिक सेल। इतने माइक्रो साइज के वायरस में जीन कैसे इंसर्ट कर दिया? क्या हो गया बच्चे? यहां तुम DNA खोल कर बैठ चुके हो, DNA की सीक्वेंसिंग खोल के बैठ चुके हो मेरे बच्चे, वो इससे भी छोटा है DNA। तो वायरस तो DNA से बड़ा है। नहीं, वायरस बॉडी में इंजेक्ट नहीं करेंगे हसनैन भाई, ये काम बाहर हो रहा है, इसीलिए तो हम इसको एक्स वीवो जीन थेरेपी कह रहे हैं, ठीक है। ये काम हमने बाहर किया है, एक छोटी सी प्लेट यानी डिश में, पैटी डिश होती है शीशे की छोटी सी, उसमें ये सारा काम चल रहा है। इतनी अच्छी माइक्रोस्कोप हमारे पास हैं जो ये काम देखती भी हैं और करवाती भी हैं, इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट भी हैं। ये वाला काम तो हमने, और ये आज ये मत समझे कि वो उसको इंजेक्शन लगा के वायरस को उसमें डाल रहे हैं।
वायरस में जब हम ये जीन डालना चाहते हैं ना, तो शायद आपको याद हो, हमने कहीं किसी टॉपिक में आपको बताया था, कौन सा था, वही था मेरे ख्याल से हमारा बायोटेक्नोलॉजी का रिकम्बिनेंट में। हमने कहा था जब वो इंसर्ट करना होता है तो उसको हम कैल्शियम के कंपाउंड में रखते हैं, तो बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप अब ये जो जीन है इसको उठाकर उसके अंदर वायरस में इंजेक्ट कर रहे होंगे। कुछ ऐसे केमिकल सॉल्यूशन दिए जा रहे होंगे जिनको हम तजर्बात या एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड कर चुके हैं, और उनके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन कर रहा होगा वायरस। जब वायरस के डीएनए के साथ ये अंदर मिक्स हो गया तो अब टेंशन खत्म, क्योंकि वायरस का काम है, इसकी लाइफ साइकिल पड़ी थी बैक्टीरियोफेज वायरस की, कि ये क्या करता था, अपने होस्ट में अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता था। तो ये काम तो वायरस खुद ही कर रहा है, ये हमें नहीं करवाना उससे, खुद ही कर देगा। जब हम उसे क्या देंगे, हम उसे सेल प्रोवाइड कर देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये काम खुद ही कर देगा, इंजेक्ट वो खुद कर देगा ये। अब ये इंजेक्ट होने के बाद इसमें दो डीएनए यानी जीन मौजूद है, एक वायरस का अपना और एक हमारा वो नीले रंग का, ब्लू कलर का। रेड वाला कौन सा था, वायरस का पीस है, और ब्लू वाला हमारे जीन का पीस है। ये किस में आ गया, ये आ गया हमारे उस पेशेंट के बोन मैरो में, और उस बोन मैरो में आने के बाद ये कह रहा है हमारा ट्रांसजेनिक सेल। कुछ बात पूछ रहे हैं बच्चे, देख लूँ जरा, वायरस भी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे? नहीं बेटा, वायरस नहीं करेंगे, वायरस बाहर ही है। वायरस सेल से अलहदा कैसे करेंगे, वो खुद ही हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं, ये काम खुद होगा बेटा। बैक्टीरियोफेज वायरस पड़ा था ना, ये वही प्रोसेस हो रहा है, वो लाइफ साइकिल अपनी पूरी कर रहा है। ठीक है, अब ये सेल जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर में वायरसेस ने अपना काम करके अलग होगा। अब ये वाला सॉल्यूशन हम उठाते हैं जिसमें हमारे ट्रांसजेनिक सेल हैं, और वो उठा के हम बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं उसी पेशेंट के, वो वहां जाकर मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। सही, 1 2 3 4 5 6 महीने के बाद क्या होता है, उसकी बोन मैरो सारी की सारी नई बन जाती है। भाई अभी तो हमने कोई 2-4 हज़ार सेल डाले ना उसके, तो अब वो मल्टीप्लाई करने लगेंगे अपने आप को, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तादाद बढ़ाते रहेंगे। तो अभी तो इसका पूरा बोन मैरो खराब था, जो टी सेल और बी सेल को मैच्योर नहीं कर रहा था। तो अगले 2 महीने 3 महीने इसकी 50% एक्टिविटी तेज हो जाएगी, और अगले 2-4 महीने मजीद, यानी 6 महीने मैक्सिमम, इसकी पूरी बोन मैरो बदल चुकी होगी। तो क्या होगा, मैरो सेल्स आर इन्फेक्टेड विद वायरस, ये वो हम पहले की बात कर रहे हैं, और बॉडी में हमने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये नॉर्मल बंदा हो जाएगा, बंदा हो या बंदी हो, बच्ची हो या नहीं, कोई भी। तो ये हमारा, चूंकि हमने ये प्रोसेस को बाहर किया उस ह्यूमन के बॉडी से, तो इसलिए हम इसको एक्स वीवो जीन थेरेपी कहते हैं। अब वो मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कहा था, डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन SCID एंड एड्स। तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे ना, कर लोगे डिफरेंस। अब पहला डिफरेंस बता दूं, पहला डिफरेंस है, एड्स का मतलब क्या होता है भाई, कौन बता रहा? जल्दी जल्दी करना भाई, देर नहीं करना, मैं चाह रहा चैप्टर खत्म हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कुछ ज़्यादा काम नहीं है, अगर एक बात समझ में आ गई दूसरी भी समझ में आ जाएगी। एड्स की डेफिनेशन में क्या होता था, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वेरी गुड जी, ऑटो नहीं, एक्वायर्ड, ठीक है। ये बीमारी का नाम था एड्स का, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और SCID का मतलब है, पढ़ा था ना अभी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। एड्स में दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, एड्स कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV,
है ना। दूसरा डिफरेंस क्या है? एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड HIV। और SCID में क्या लिखे? SCID कॉज्ड बाय अ डिफेक्टिव जीन which do not produce ADN, which do not produce ADN। ठीक है। और तीसरा फर्क क्या लिखे? एड्स कैन नॉट बी ट्रीटेड, एड्स को आप ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट से मुराद है कि ख़त्म करना, उसकी लाइफ साइकिल को, स्पान को तो बढ़ा सकते हैं, जिंदा बंदा रहेगा, थोड़े 2-4 साल और एक्स्ट्रा जी लेगा दवाई खा के, लेकिन वो एड्स से पूरी तरह छुटकारा कभी भी नहीं हासिल कर सकता। एड्स उसको मार डाले। जबकि SCID कैन बी ट्रीटेड विद जीन थेरेपी। SCID को आप जीन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। एड्स इज नॉट अ हेरिटेबल डिजीज। एड्स इज नॉट अ हेरिटेबल डिजीज, जबकि SCID इज अ हेरिटेबल डिजीज। ठीक है भाई, 4 डिफरेंस कर लोगे ना, अपने जो मर्जी वर्ड चेंज कर लो, कोई मसला नहीं। अब दूसरी बात करते थे, इन वीवो जीन थेरेपी, द ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू द सेल इनसाइड द पेशेंट बॉडी इज कॉल्ड इन वीवो जीन थेरेपी। अब हम अगर उसकी बॉडी के अंदर रहते हुए सेल में कोई चेंज पैदा करना चाह रहे हैं, जीन ऐड या ठीक करना चाह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन वीवो जीन थेरेपी। In this method, normal gene is mixed with liposome। अभी हम बात कर रहे हैं SCID, सॉरी उसकी सिस्टिक फिब्रोसिस। ये इलाज हम जो करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं सिस्टिक फिब्रोसिस का। ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस वो हम इसके तरीके से कर सकते हैं। और क्या करते हैं जी, हम असल में क्या करना चाहते हैं? अच्छा, इसमें क्या हो रहा था? इसमें भी एक एंजाइम था जो गड़बड़ कर रहा था, नहीं बन रहा था, जीन नहीं बना रही थी। और वो क्या करता था? वो हमारे मेटाबॉलिज्म में फैट या लिपिड्स को एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। अब हम क्या कर रहे हैं जी इस मेथड में? जीन को मिक्स विद द लाइपोसोम, एक एंजाइम है, उसमें मिक्स करके हम डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। दिस मिक्सचर इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गन। कौन सा डिफेक्टिव ऑर्गन है? हमारा लंग्स, जहां बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो पंप के जरिए हम रैप करते हैं। रैप करना, किसी को पैक करना। पैकिंग मटेरियल कौन सा है? लाइपोसोम। और उसके अंदर मौजूद क्या है? जीन। इसे उठाकर हम, जैसे पंप नहीं करते हम उसके लिए, एस्थमा के लिए, ऐसा पंप होता, और उसे उठाकर हम अपने लंग्स में स्प्रे करवा देते हैं। लाइपोसोम वाइडन्स पोर साइज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लाइपोसोम क्या करता है? जो लंग्स के सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा चौड़ा या बड़ा कर देता है, और जीन जो है वो इंटर हो जाती है सेल के अंदर। अब ये चांस पर डिपेंड करता है। अब तो खैर काफ़ी बेहतर हो गया ये मामला, लेकिन जब स्टार्ट में रिसर्च हुई थी तो उस वक्त ये 50-50% चांस का मामला होता कि सिस्टिक फिब्रोसिस ठीक तरह से काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, यानी ये थेरेपी। लेकिन अब तो इसमें बहुत एडवांसमेंट आ गई है, तो अब इसका 100% रिजल्ट मिल जाता है। अब वो पेंक्रियाज में कर दें। लाइपोसोम एक एंजाइम जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को वाइडन करता है,
खोलता है और ये ज़बरदस्ती एंट्री करवा देता है हमारी उस जीन को जो इसके अंदर पैक है, और सेल उस जीन को एक्सेप्ट कर ले तो वेल एंड गुड, वो फिर जीन रिप्लेस करना शुरू कर देंगे जब भी न्यू सेल बनेगा तो। और उसकी सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो, ये इसमें भी सीक्वेंस चलेगी, कुछ अर्सा लगेगा उसको नॉर्मल होने में, फौरन से नहीं ठीक हो जाएगा। जैसे SCID में भी एक टाइम पीरियड है, उसके बाद ही वो बंदा ठीक होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गए दोनों मामले। अच्छा जी, दोनों से हमने ट्रीटमेंट कर लिया और अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आगे है हमारे पास कि भाई हम पता कैसे करें पहले से ही। ये तो हमने कब किया, ये तो हमने जब किया जब हमारा काम क्या था, जब बंदा पैदा हो चुका है, ह्यूमन बीइंग, और हम उस वक्त पता चल रहा है कि जी इसमें ही बीमारी है तो चलो इसकी थेरेपी कर लेते हैं। लेकिन सारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उन सब की थेरेपी नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। कुछ की हो सकती है, कुछ की नहीं, अभी तक नहीं कामयाब हुआ। 200 तक हमने एस्टीमेट आपको दिखाया ना, एवरेज रफ। अब कैसे पता करें बिफोर द बर्थ कि जीन थेरेपी ज़रूरी है कि नहीं इस बंदे के लिए या इस एम्ब्रियो के लिए। तो प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी में हम सबसे पहला जो डायग्नोस करना चाहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसे कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस। शायद फर्स्ट ईयर में हमें याद आ जाए, एमनियॉन का ये लफ्ज़ हमने पढ़ा हो। एमनियॉन एक लेयर होती है, ये एमनियोटिक कैविटी मैमल्स में एंड बर्ड्स में। याद आया नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। आपने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जनाब हमारे एनिमल्स के करेक्टर्स, फिश, रेप्टाइल, सॉरी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल। Fish, amphibians and reptiles are amniotic animals. क्यों? क्योंकि वहां पर उसके एग्स के अंदर जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसके ऊपर एमनियॉन, एक कवरिंग, वो मौजूद नहीं होती, तो लिहाजा उसे हम कहते हैं एन एमनियोटिक एनिमल्स। जबकि बर्ड्स और मैमल में ऐसा होता है कि एम्ब्रियो के ऊपर एक खास कवरिंग मौजूद होती है और उसे कहा जाता है एमनियोनिक मेम्ब्रेन, जैसे हमारे यहाँ नजर आ रही है ह्यूमन बीइंग में। ये एमनियोनिक मेम्ब्रेन असल में उस एम्ब्रियो को कवर करके रखती है, और इसके अंदर एमनियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड के अंदर हमारे इस बनने वाले एम्ब्रियो के सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, ट्रीटमेंट नहीं है ये पहले डायग्नोस किया जाए ना आपने। A diagnostic method in which fluid is taken by a needle from the amniotic sac is called amniocentesis. क्लियर? हमने प्लासेंटा, ये मेम्ब्रेन है जिससे मदर से एम्ब्रियो अटैच होता है, और हमने इसकी एमनियोनिक मेम्ब्रेन में एक निडल, इसको टेक्निक है, ऐसे तो नहीं करते हैं बाकायदा, इसको अल्ट्रासाउंड करने के बाद फिर निडल को अंदर डाला जाता, देखा जाता, और वहां से हम थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकाल लें। इस लिक्विड के अंदर आ जाता है यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड, और उस एमनियोटिक फ्लूइड में इस एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं। आमतौर पे इस डायग्नोसिस को करने के लिए कम से कम 16 टू 18 वीक ऑफ गैस्ट्रुलेशन चाहिए, यानी छठा, सातवां या आठवां वीक, हफ्ता गैस्ट्रुला का। गैस्ट्रुलेशन तो पढ़ा ना हमने, तो एम्ब्रियो अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाए, सेल काफ़ी बेहतर हो जाए। एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हमने निकाला है कंटेन सेल्स
एंड केमिकल्स फ्रॉम द फिटस। फिटस कहते हैं हम इस बनने वाले एम्ब्रियो को, ह्यूमन में है ना, या मैमल में। मैमल में जो एम्ब्रियो बन रहा होता है उसको हम फिटस कहते हैं। दैट कैन बी एनालाइज टू डिटेक्ट द फीटल एबनॉर्मलिटीज। अब हमने बाहर निकाल लिया है ये लिक्विड, इस लिक्विड को हमने रखा सेल कल्चर करके, और फिर हम इसकी स्टडी कर लेंगे, वही पीसीआर कर लें, इसका डीएनए निकाल लें, और फिर मालूम कर लें कि क्या इसमें डाउन सिंड्रोमिक यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, या इसमें स्पाइना बाइफिडा वर्टेब्रेट फेल टू अटैच टू ईच अदर। वर्टेब्रेट जो कॉलम है वो एक दूसरे से अटैच नहीं होती, तो उसको कहते हैं स्पाइना बाई, बाई मैंने दो, फिडा सेपरेशन, या इंसेफेली मिसिंग और इनकम्प्लीट ब्रेन। सिफेलस होता है दिमाग से कहते हैं, सर कहते हैं, तो एन नहीं है, एब्सेंट है, तो वो भी पता चल जाएगा। सेक्स ऑफ बेबी, अच्छा वो इसमें जरूरी नहीं है कि सारी अपना सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर को देखें, जो भी चीज़ देखनी है आप देख लें, सेल तो आपके हाथ में आ गया ना। जैसे हमने उस सेक्स के बारे में भी देख लिया कि मेल है फीमेल है, हीमोफीलिक है कि नहीं है, टेसेज, टेसेज कौन सी बीमारी है? टेसेज हमारी जो कौन सी है, बच्चे ने बोला तो है, पता नहीं फर्स्ट ईयर के, स्पाइना फिडा बाइफिडा, बेटा स्पाइनल, अभी तो बताया ना, वर्टिब्री है ना, बाई, बाई मैंने दो, फिदा माने अलग। तो स्पाइनल जो हमारा वर्टिब्रा है वो एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाता, बीच में गैप बड़ा आ जाता है, तो इसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है बंदे, ये जो एम्ब्रियो है ना ऐसे ही हालत में, ऐसी बात है, कैसे सरवाइव करेगा वो बच्चा। टेस्ट एज, मैं समझा टेस्ट एज का मैसेज किया, टेस्ट एज कहाँ पर पढ़ा भाई, कोई पढ़ा था फर्स्ट में? फिटस क्या है? फिटस मैंने अभी बताया ना, एम्ब्रियो, बेटा ये जो बेबी है ना, इसको मैमल में जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसको हम फिटस कहते हैं। टेस्ट एज हमारी लाइसोसोमल डिसऑर्डर, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक है जनाब। एमनियोसेंटेसिस, ये एमनियोसेंटोसिस, ये हमारी डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस है, हम इससे डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक, ये ट्रीटमेंट नहीं है, याद रखिएगा, ट्रीटमेंट हम वही करेंगे जीन थेरेपी का। अब बात आ जाती है कभी, पता नहीं, मुझे तो मैंने नहीं देखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा 5 ईयर में कभी जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। जेनेटिक काउंसलिंग में हम ये देखते हैं कि जी काउंसलिंग है ना, सारी एक दूसरे से बात करना, समझाना क्या ज़रूरी है क्या नहीं। हाँ, एमनियोसेंटोसिस की डेफिनेशन या शॉर्ट नोट आता है, जेनेटिक काउंसलिंग ही जैसे जनरल काउंसलिंग है, आपको पढ़ाने के हवाले से काउंसलिंग की जाती है, आपको बिगाड़ने के हवाले से काउंसलिंग की जाती है। दोस्त है ना आपकी काउंसलिंग करते नहीं, बेटा पढ़ना नहीं, छोड़ पढ़ के क्या करना है, तो वो भी काउंसलिंग होती है, आपका दिमाग बन जाता है छोड़ो यार पढ़ लिख के क्या करना है। जैसे अगर आपने, वो आजकल बड़ा मशहूर चल रहा है ना, हमारा सेकंड नंबर पे आ गया है दुनिया में, क्या नाम है, मॉक मॉक करके, पैसों के मामलों में, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर सेकंड नंबर पर, एवॉन मॉक, एलन मॉक, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, पूरे जहन में नहीं आ रहा, वो जिसकी ये गाड़ी है बड़ी जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक, हमारे यहाँ तो नहीं आई पाकिस्तान में, एलन मस्क, अच्छा जी बिल्कुल सही कहा। तो उसका बड़ा मशहूर लफ्ज, वर्ड लफ्ज कह लें या सेंटेंस कह लें, वो कहते हैं जी कॉलेज जो है वो इंजॉयमेंट के लिए है, कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं है। अभी उसकी एक्सपीरियंस है, और आप जितने भी बड़े माशाल्लाह से आजकल अपने ही मलिक रियाज साहब से पूछ रहे हैं, तो
तो मलिक रियाज साहब भी आपको बता देंगे कि जी पढ़ना चढ़ना तो बेकार है, बिजनेस करो, 2 नंबरी काम करो और नोट कमाओ। तो ये भी काउंसलिंग होती है। आपने काउंसलिंग आपकी किसी ने कर दी, दिमाग फिर गया आपका, पढ़ाई चढ़ाई छोड़ के आप ठेला वेला लगा लेंगे और उसके बाद फिर 2 नंबरी शुरू करते हुए इंशाल्लाह बहुत ही कम वक्तों में कोई बिलियनियर या फिर कोई ट्रिलियनियर बन जाओगे। लेकिन याद रखेंगे, अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा कि लौट के तुमने मेरे पास ही आना है, सारा हिसाब किताब हो जाएगा एक एक चीज़ का। हाँ, एलन भाई ने तुम्हारा भैया है ये, हैं? मेहनत सभी करते हैं बेटा, आप भी तो मेहनत कर रहे हो। बस मेहनत को लगाना कैसे है, ये चीज़ जब टेक्निक हमें आ जाती है तो फिर हम पैसों के या दूसरे मामला में बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब और कभी कभी कोई चीज़ हमारी एकदम बूस्ट कर जाती है, जैसे इसकी अपनी वो गाड़ी पता नहीं स्टाइलस है, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल अभी ये बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। मैंने कल शायद परसों कुछ न्यूज़ में पढ़ा था, कितने हज़ार सेटेलाइट ये लगा देगा हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द, और फिर समझने की दुनिया में इंटरनेट जो है बड़ी स्पीड पकड़ लेगा और शायद फ्री में भी हो जाए। फ्री में तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान में तो फ्री में नहीं होगा, लेकिन वैसे दुनिया भर में फ्री में हो जाएगा। तो वेल, आप लोग भी डेफिनेटली मेहनत आगे लेके जाती है। तो काउंसलिंग हमारे पास यही होती है कि जीन की काउंसलिंग हम करते हैं, फैमिलीज को बताते हैं डॉक्टर्स कि यार तुम अपना ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं। न्यू बॉर्न बेबी के अब हम अगर 10-12 टेस्ट लिख दें कि जी यार ये भी करा के चेक करके देख लो, तो हम उससे पीछे हट जाते हैं कि नहीं यार इतने 50,000 का तुम टेस्ट लिख के दे रहे हो, 50,000 की हमारी बेबी नहीं है, तुम 50,000 का टेस्ट लिख के दे रहे हो, हैं? तो लड़ाई भी हो जाती बात है। लेकिन एबनॉर्मल कैरेक्टर्स जब शो होंगे अगले 2-4 दिन बाद या 10 या फिर 2 महीने बाद या फिर 2-4 साल बाद, तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाती है। ठीक है ना। अब जैसे अगर उसे सिस्टिक फिब्रोसिस है तो फिर वो डायग्नोस करवाएगा ही, तो पेरेंट भागेंगे ना, क्योंकि वो बेचारी बच्ची सांस ही नहीं ले पा रही सही तरह, तो फिर तो उसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अंदर नहीं है तो फिर हम काउंसलिंग में ये काम नहीं कर पाते। काउंसलिंग तो कर देते हैं, डॉक्टर समझा देते हैं मरीजों को, लेकिन मरीज अपने पैसों के चक्कर में, और पैसे ही सब कुछ है, तो वो बचाने के चक्कर में हम फिर आगे रह जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बेशक रहमान और रहीम है, तो ज़रूरी नहीं कि सबको ही बीमारियां हों। ठीक है ना। तो कहीं कहीं का दुक्का ये बीमारियां जेनेटिक्स में निकल आती हैं। इसके बाद हमारा टिश्यू कल्चर पर भी नोट आता है। ठीक है। और एक बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपने क्लोनिंग की है, बस ये कि ये टिश्यू कल्चर हम प्लांट में करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक प्लांट, जैसे प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, सेम वैसा ही हम टिश्यू कल्चर भी करते हैं। और क्लोनिंग हम करते हैं एनिमल्स में। मेथड दोनों का तकरीबन मिलता जुलता है ना। टाइप टिश्यू कल्चर में वही सोमैटिक कल्चर कर रहे हैं। सोमैटिक सेल कोई भी प्लांट की रूट से, लीव से, स्टेम से हम अगर ले लें तो दैट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल। और प्लांट के और हमारे सोमैटिक सेल में थोड़ा सा फर्क आता है, और वो ये कि प्लांट का जो सोमैटिक सेल होता है वो टोटीपोटेंट होता है। और टोटीपोटेंट का लफ्ज़ हमने कहीं इस्तेमाल किया था, हमने आपसे कहा था टोटल पोटेंशियल वाला। एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल में अगर स्किन का सेल है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, और एम्ब्रियो अगर वो एम्ब्रियो कह रहा हूँ, हमारा सेल अगर लीवर का है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। ठीक है। तो ये सवाल पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर एम्ब्रियो माँ के स्टमक माँ है तो उसके मुख्तलिफ टेस्ट कर सकते हैं उसी वक्त। सवाल समझ में नहीं आया मुझे।
माँ के स्टमक में एम्ब्रियो कहाँ से आ गया? सवाल को थोड़ा सीधा करके लिखो भाई। हाँ, प्लांट का सेल, हसनैन ने कहा जी प्लांट का सेल टोटीपोटेंट होता है। ये इससे पहले वाला सवाल मुझे समझ में नहीं आया, तो दोबारा से सही तरह से थोड़ा सा लिखे तो मुझे पता चले। ये आप लिख रहे हैं कि जी एम्ब्रियो माँ के स्टमक में है, तो उसके मुख्तलिफ टेस्ट करके कर सकते हैं उसी वक्त। माँ के स्टमक में एम्ब्रियो कहाँ से आ गया अल्लाह के बंदे? बहरहाल ये बाद में देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं, आप बोल दीजिए फिर मैं उसको देखता हूँ। लेकिन हसनैन ने कहा कि ये प्लांट का, बिल्कुल प्लांट का जो है सेल टोटीपोटेंट होता है, ठीक है। और सोमैटिक एम्ब्रियो ऑफ सर्टेन वेजिटेबल लाइक टोमेटो, सेलरी, एस्पैरागस या ऑर्नामेंटल प्लांट लाइक लिलीज, बिगोना, अफ्रीकन वायलेट्स हैव बीन डेवलप्ड। तो हमने इनको एक टिश्यूज हमने लिया और उस टिश्यू को हमने डेवलप करवाया, वो भी हम दिखाते हैं कैसे, और उठाकर हमने फिर पूरा पूरा प्लांट बना लिया। ये तो हम टाइप की बात कर रहे हैं ना। दूसरी टाइप आती है एंथर कल्चर, जैसे रिप्रोडक्टिव कल्चर हमने ओवा या स्पर्म में कल्चर किया या क्लोनिंग की एनिमल्स में, यहाँ पर प्लांट में हम उसका एंथर कल्चर कर लेते हैं। इन दिस मेथड एंथर्स आर कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम, इट्स कॉल्ड एंथर कल्चर। एंथर को हमने अलग किसी मीडिया में बना लिया हमारे एंड्रोशियम से लेकर, तो वो एंथर कल्चर कहलाता है। इन द पोलन ग्रेन division take place and pro-embryo are formed, consisting of 20 to 40 cells। तो हमने उसकी मदद से पहले प्रो एम्ब्रियो बना दिया। प्रो एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो से पहले वाली जो फॉर्मेशन है ना वो हासिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। मर्जी से कुछ भी करने का मतलब कोई जेनेटिक अगर चेंज करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं आप एंथर में। प्रो एम्ब्रियो आर हैप्लॉइड, दीज आर रिलीज बाय द रप्चरिंग ऑफ पोलन ग्रेन। बकिया मेथड वैसे ही चलता है जैसे नेचर में चलता है, वही फिर रप्चर होगी, पोलन ग्रेन हवा में जाएंगे और फिर अपना काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब वो पॉलिनेशन करने के लिए उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रो एम्ब्रियो है। प्रो एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो उसमें बन चुका है, हमने बनवा लिया है। अब वो जब हवा में जाएगा फिर कहीं गिरेगा तो वो अपने आप को नया प्लांट डेवलप करने लग जाएगा, जैसे लैब में हम ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके लिए जो है वो पता नहीं गुड न्यूज़ है क्या बैड न्यूज़ है, आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं है इसके बाद। सन शायद नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, सुनिए आप। बहुत से बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत से बच्चे बोलेंगे बैड न्यूज़ है जी। सोमैटिक कल्चर, बेटा सोमैटिक कल्चर हम कोई भी टिश्यू उठा लें प्लांट का, उसके लीफ से ले लें, उसके रूट से ले लें, है ना, अदर देन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, तो उसे आप कहते हैं कि वो सोमैटिक कल्चर का। हाँ जी बैड न्यूज़ है जी, एक बच्चे के लिए उसने कहा जी बैड न्यूज़। अब ये जो टिश्यू कल्चर करते हैं ना आप, ये हमारा कुछ सामने तस्वीर बनी हुई है आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल सेम जैसे हम ने पढ़ा शायद क्लोनिंग, वही तरीका है। द सेल्स विच आर यूज टिश्यू कल्चर आर कीप्ड इन मीडियम कंटेनिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। अब हमने यहाँ से कहीं से भी ले लिया, ये जैसे कैरोट है, सबसे पहले कैरोट का ही टिश्यू कल्चर किया गया था साइंटिस्ट ने, रशियन साइंटिस्ट शायद उन्होंने किया रहेगा। और इसे उठाकर हम उसको एक अच्छे मीडिया प्रोवाइड करते हैं जिसमें उसको सारे इंजाइम मिल जाए, लाइक उसकी न्यूट्रिएंट्स पूरी हो जाए, शुगर, मिनरल्स, विटामिन, विद कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क क्यों? क्योंकि उसमें साइटोकाइनिन होता है और ये हमारा हार्मोन काम का है। द कल्चर्ड सेल डिवाइडेड टू फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड कैलस। अब हमारा ये जो टिश्यू हमने डाला है कुछ देर के लिए, अगले 24 घंटे इसमें चेंजिंग आएगी और ये कैलस बन जाएगा। कैलस का लफ्ज आपने पढ़ा था कहीं हमारे प्लांट में, जब पौधे को चोट लगती है तो जो चोट बनती है वो क्या कहलाती है?
चोट के ऊपर जो सेल बनने लगते हैं वो कैलस कहलाते हैं। ये वही सेल बनते हैं। तो पौधे के इस सेल में क्या हुआ असल में, पौधे के इस सेल को जिसको हमने अलग किया है, वो बेचारा समझा है कि मेरे चोट लगी, और चूंकि उसको न्यूट्रिएंट मिल गया, अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं दें आप, तोड़ के ऐसे ही बाहर पानी में रख दें तो ये खराब हो जाता। लेकिन चूंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गया है, लिहाजा उसने अपने आप को कैलस बनाना शुरू कर दिया। कैलस, चूंकि उसके पास एक हार्मोनल बैलेंस मौजूद होता है, तो वो कल्चर मीडियम में आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो करने लगता है। और कैलस कैन बी स्प्राउट, स्प्राउट किसे कहते हैं, वो जो नया पौधा निकलता है ना, नया नया उगना जिसे कहते हैं, स्प्राउट, शूट एंड रूट, और फिर वो आपके सामने नया पौधा निकलना, या ट्यूब में, जिस ट्यूब में आपने रखा है एक सेल, वहां। अब ये टेस्ट ट्यूब में एक दो तीन कितने शिफ्ट किए थे हमने, एक एक रख दिया, एक टेस्ट ट्यूब में दो दो रख दिए, जितने भी रख दिए, वो सब के सब अगर आपके डेवलप होने लगे अलग अलग में, तो आपको नजर आ रहे हैं, आपने अब वो वहां से निकाले और निकाल कर जमीन में लगाना शुरू कर दिए, और वो एक पौधे की छोटी से लीफ से हजारों सेल आपने अलग अलग सेपरेट करके और एक हजार पौधे बना दिए। ठीक है। एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, फायदा फायदा आपको नजर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं है। टिश्यू कल्चर के थ्रू हमने बहुत सारे ऑर्चिड या पाइन प्लांट्स बना लेते हैं, और आपने देखा होगा मलेशिया में ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, और जो उनके ऑयल पाम ट्रीज हैं वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। बाय दिस टेक्निक प्लांट्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस, पौधे में कैरेक्टर बदले ही नहीं होंगे, वही कैरेक्टर रहेंगे, इसलिए पाम की वैरायटी जो अच्छी बना ली उन्होंने, तो अब वही अच्छी वैरायटी को वो उठा के कॉपियां बनाते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जी इसमें हम कुछ और चेंज कर दें, क्योंकि ये सिंगल सेल है ना, एक ही सेल है, तो इसमें उठाकर आप चेंज कर दें कुछ जो आपका दिल चाहे। कोई टिश्यू इसमें वो टिश्यू कह रहा, कोई नई वैरायटी बनाना चाहते हैं, कोई रिकम्बाइन कर दें, इसमें कोई नया जीन उठाकर इसको चेंज कर दें। इसी तरह से हम अपने प्लांट से कुछ केमिकल्स जो हमारे काम के हैं वो भी हम हासिल कर लेते हैं। शिकोनिन, जो सिल्क इंडस्ट्री में यूज होता है, सिल्क वॉर्म में, या और भी हैं, उनको हम बना लेते हैं। डिसएडवांटेज में, डेफिनेटली प्लांट ऑब्टेन बाय दिस मेथड मे बी जेनेटिकली वीक एंड स्टरलाइज, ये कमज़ोर होगा और ये मजीद रिप्रोडक्शन नहीं खुद करेगा, आपको करवानी पड़ेगी हमेशा। और इनमें पॉसिबल हो सकता है और होता भी है कि जेनेटिक्स इसकी खराब हो जाए, क्रोमोसोम नंबर खराब हो जाए, कुछ भी खराबी हो जाए। ठीक है जी। तो ये हमारा काम हो गया जी आज के लिए। मैं चाह रहा था चैप्टर खत्म हो जाए, लेकिन हमारा चैप्टर नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि जल्दी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। तो आपकी तो फिजिक्स नहीं है, लेकिन मेरी बायो है आगे एक और, वरना हमने तो सोचा था कि एक ही जगह बायो हो जाती, तो हम ये चैप्टर पूरा आराम से आज खत्म कर दें। लेकिन बहरहाल आगे ऑलमोस्ट एक दो टॉपिक और हैं, मेरे ख्याल से हमारी क्लोनिंग है जो पढ़ चुके हैं आप, और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अगर हमें मौका मिलेगा जब हम अपनी क्लास करेंगे शुरू, तो पहले हम इसी को ख़त्म कर देंगे। दो टॉपिक्स हैं, इनको ख़त्म कर लेंगे, फिर चैप्टर 4 को ख़त्म कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए ज़िंदगी रही तो मंडे को नहीं, तब थर्सडे को आपसे मुलाकात होगी। भाई एंड कर दिए ना इनको, बता दिया मैंने।